वेलकम टू द नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र रिवीजन सेशन। हम लोग चैप्टर 2 के एसेस कवर कर रहे हैं एंड चैप्टर 2 के एसेस में एसे 240 का पहला छोटा सा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है एंड वी आर मूविंग अहेड इन द डिस्कशन। तो ये नोट्स आपको मेरी मोबाइल ऐप से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में सब लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिए। ओके, तो एसे 240 के बाद दूसरा एसे जो इन्होंने दिया है चैप्टर नंबर 2 के एसेस में, दैट इज एसे 250। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट सीए फाइनल लेवल, बिकॉज इंटर सीए में इतना कुछ था नहीं इसका, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है सीए फाइनल लेवल पे। ऑलराइट, और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सो ऐसे 250 का टाइटल है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फटाफट मैं शुरू कर देता हूं। ऐसे 250 के अंदर आपको 1 2 3 4 4 पॉइंट्स टोटल कवर करने हैं। ये ऐसे के अंदर आप हो एक ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपको चेक करना है कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, जब आप ऑडिटर होते हो देन इन दैट केस आप सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का चेकिंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, जैसे वर्कर्स को कौन सा खाना दिया जा रहा है कैंटीन में, वो जाके उसके भी लॉज होते हैं, तो वो जो उतना तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। एज एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, तो सबसे पहले तो ऐसे 250 का इंट्रोडक्शन समझो। यही सबसे मेन चीज है ऐसे 250 में समझने के लिए, कि ऐसे 250 कहता है कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो तो हम लोग चेक करते करते हैं। ये तो भाई ऐसे 250 क्या ऐसे 200 में लिखा हुआ है, इसके लिए ऐसे 250 नहीं बनाया उन्होंने। ऐसे 250 बनाया एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को छोड़ के जो दूसरे लॉज है उसके लिए, लॉज एंड रेगुलेशंस अदर देन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे शेड्यूल 3, इंड एस वगैरह, ये सब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आता है, वो सब तो हम चेक करते करते हैं। बट अदर देन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, जैसे जीएसटी के लॉज हो गए, वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये ऐसे लॉज है जिसका मटेरियल इंपैक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि जो छोटे छोटे लॉस है जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट भी नहीं है और जिसका कोई मटेरियल इंपैक्ट भी नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो बोलता है ऐसे 250 बोलता है, वो इग्नोर कर दीजिए प्लीज। वो एज एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट इट। अब जरा ध्यान से सुनना इसका इंग्लिश पकड़ने के लिए। क्या इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉ, क्या आप मानते हो कि इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी लॉ ये एक ऐसा लॉ है जिसका मटेरियल इंपैक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यस और नो सर? यस सर। लेकिन जैसा तैसा इंपैक्ट नहीं आता बॉस इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये डायरेक्ट इफेक्ट मैं क्यों बोलता हूं? बिकॉज इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन द मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। आई रिपीट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन द मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स। जैसे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, टीडीएस का कैलकुलेशन, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन, ये सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग कहते हैं इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल की बात करूं, अगर मैं चाइल्ड लेबर वगैरह की बात करूं, तो भाई इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बेसिस पे कोई फाइनेंशियल आइटम्स कैलकुलेट नहीं की जाती। लेकिन अगर ऐसे लॉस को वायलेट किया तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट आ सकता है, गोइंग कंसर्न तक बातें जा सकती है। एंड दैट इज वाई ऐसे लॉस को हम लोग बोलेंगे अदर लॉस, जिसका आता है इनडायरेक्ट मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आई रिपीट, लॉस जिसका मटेरियल इंपैक्ट आता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको दो में डिवाइड किया है, डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इफेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल इफेक्ट में याद रखना, वहां पे सिर्फ हमको नॉन कंप्लायंस का टेंशन है। यहां पे तो हम खुद चेक करेंगे, वी विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम खुद चेक करेंगे, हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे, सामने से जाके जीएसटी, इनकम टैक्स एक्ट के कैलकुलेशंस करेंगे, चेक करेंगे। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाइल्ड लेबर में मैं वहां पे फैक्ट्री में बच्चा ढूंढने नहीं जाने वाला, या मेरे आर्टिकल को चिमनी के ऊपर नहीं चढ़ाने वाला हूं। ऑलराइट, वहां पे अगर कुछ नॉन कंप्लायंस दिखा, कुछ नोटिस वगैरह आई, तो मैं रिएक्ट करूंगा। ऑलराइट, सो ये चार्ट को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। अब ये अपना स्कोप ऑफ ऐसे 250 तो हो गया कि ऐसे 250 किसके साथ डील करता है। अब बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर कि ऐसे 250 में कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स लिखी गई है, यह आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे 250 की जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें सबसे पहला पेज जो आप देख रहे हो, ये है बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी कि ये ऑडिट प्रोसीजर्स तो हम हर साल करते ही हैं, लेकिन समझो ये प्रोसीजर्स करने के बाद अगर कुछ डाउट आया कि शायद कुछ नॉन कंप्लायंस है, तो फिर नेक्स्ट पेज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइनल सीए के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव के बेस पे। अगर आपको समझो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आप एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नोटिस आई है, देन इन दैट केस कुछ ना कुछ डाउट मिल चुका है, अब सीधा यहां से ऑडिट चालू होता है। समझ में आ रहा है? या तो समझ लो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आप कोई भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस को चेक करने के लिए आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है।
तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेसिक प्रोसीजर पूछते हैं तो ये पॉइंट्स के बेसिक प्रोसीजर्स हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत नॉन कंप्लायंस ऑलरेडी दे देते हैं और बोलते हैं अब आपके एडिशनल काम क्या करोगे, तब जाके ये वाला पॉइंट आता है। ध्यान रखना, ये चीज का बहुत जबरदस्त है। फाइनल ये न्यू सिलेबस की जो केस स्टडी है वो इसके ऊपर है, जहां पे थोड़ा बहुत नॉन कंप्लायंस हो चुका है, अब आगे आपसे एडिशनल प्रोसीजर्स करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो इतना पता चला बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स। बोलो मेरे साथ, बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसे दो में डिवाइडेड है ऐसे 250 की ऑडिट प्रोसीजर्स। बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी, फटाफट फटाफट। बेसिक ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि इनको कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, एंटिटी ने सिस्टम क्या सेटअप किया है। अब सुनना, एंटिटी ने एक सिस्टम क्या सेटअप किया है, उसके एग्जांपल्स के ऊपर ओल्ड सिलेबस में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एंटिटी ने सिस्टम क्या सेटअप किया है, उसके एग्जांपल्स दे सकते हो क्या। अरे कोई भी एंटिटी क्या सिस्टम सेटअप करती है, अपने ऑपरेशंस को डिजाइन ही ऐसे करती है कि ऑटोमेटिक कंप्लायंस विद लॉ होता रहे। इंटरनल कंट्रोल सेटअप करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, वही कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देती है, देखती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जहां पे भी एंटिटी को तकलीफ होती है वहां पे वो लॉयर वॉयर की एडवाइस लेते हैं। So types of policies and procedures that can be implemented by management to assist in prevention detection of non-compliance. Here are design, legal, RTI, वो मेरा कोड वर्ड है। सिस्टम को डिजाइन ऐसे करो कि ऑटोमेटिक कंप्लायंस होता रहे, इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करो, एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़े तो उनको एंगेज करो, एंड उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशंस का, एंड रिकॉर्ड होना चाहिए कुछ कंप्लेंट्स का वगैरह, नॉन कंप्लायंस का। ये होती है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये सब चीजों की आपको लेनी है अंडरस्टैंडिंग एज एन ऑडिटर। देन जो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जो लॉस का डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, जैसे टैक्सेशन लॉस, तो उसका आप लोगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन ये पोल्यूशन कंट्रोल, चाइल्ड लेबर, ये सब में मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस स्ट्रेट अवे लेने की ट्राई नहीं करूंगा। डायरेक्ट मेरे आर्टिकल को चिमनी पे नहीं चढ़ाऊंगा या फैक्ट्री में बच्चे ढूंढने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट की करूंगा इंक्वायरी करूंगा कि कोई इसमें कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। एंड खास करके अगर कोई लेटर से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह से कुछ लेटर्स आए हैं या कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, तो इनका जो भी कम्युनिकेशन हुआ है विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो एक बार में रीड कर लूंगा। ऑलराइट, सो वन मोर टाइम, आप सब चीजों की लोगे अंडरस्टैंडिंग, फिर आप लोगे डायरेक्ट इफेक्ट के लिए आप लोगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इनडायरेक्ट इफेक्ट यानी जहां पे सिर्फ नॉन कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, उधर आप करोगे आई इंक्वायरी एंड इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस, ऑलराइट, विद कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देन दूसरे अलग अलग एसेस के अंदर जो हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर भी आप अलर्टनेस मेंटेन करके रखोगे। ओके, कि जैसे कि हम अलग अलग एसेस में कितना सारा काम करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं। ऑलराइट, तो ये सब चीजों करते वक्त भी आप अलर्टनेस मेंटेन करके रखोगे। ऑलराइट, कि भाई दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त भी शायद आपको कुछ इंडिकेशंस मिल जाए। अब सुनना, इनका दूसरा सबसे रिपीटेडली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। टेल मी एवरीवन, अगर आज मेरे क्लास में जीएसटी के ऑफिसर विजिट करते हैं, तो आपको डाउट आएगा कि कुछ तो सर ने गड़बड़ की होगी। देखो, आपको पता नहीं चला कि गड़बड़ की है मैंने, पर डाउट तो आना शुरू हो जाएगा, यस और नो सर, यस। लेट अस से कि आपने देखा कि मेरी फी रिसीट में मैंने रॉन्ग जीएसटी चार्ज किया है, ये मैंने गड़बड़ कर दी है। दोनों एग्जाम्पल अलग अलग है। जीएसटी ऑफिसर मेरे प्रीमाइसिस पे है, यह है सिर्फ एक इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस। मैंने गलत जीएसटी चार्ज किया, यह है एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंप्लायंस। ध्यान रखना, ये लोग का क्वेश्चन है इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस, संकेत ऑडिटर कैन गेट अबाउट नॉन कंप्लायंस। इधर नॉन कंप्लायंस क्या होता है वो एग्जांपल लिख के नहीं आना है, लेकिन आपको इंडिकेटर कब मिलेंगे वो लिखना है। इसमें से कोई भी तीन तो अच्छे से याद रख लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, नॉन कंप्लायंस मिला नहीं है, लेकिन डाउट आ सकता है। अलग अलग टैक्स के झोल सोचो ना क्या होता है। ऑलराइट, फिर लेटर से अचानक से कैश पेमेंट ज्यादा दिख रहे हैं या कुछ इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है। ऑलराइट, ये सारे इंडिकेटर्स है ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो कोई भी तीन याद रख लेना इसमें से। ओके, एंड देन लास्ट में मैनेजमेंट से क्या लिखवा के लेना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि अगर कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वो आपने हमको डिस्क्लोज किया हुआ है। सो एवरीवन ओवर हियर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स की बेसिक प्रोसीजर्स। बोलो 5 पॉइंट्स की बेसिक प्रोसीजर्स। एक अंडरस्टैंडिंग ले लो उनके सिस्टम का, डायरेक्ट इफेक्ट के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इनडायरेक्ट इफेक्ट वाले जो लॉस है जहां पे सिर्फ नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंप्लायंस आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है चेक करना, वहां पे इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज को चेक कर लोगे, और बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त आप अलर्टनेस मेंटेन करके रखोगे। एंड लास्ट में यू आर गोइंग टू टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और ये जो दो डब्बे हैं ये रिपीटेडली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है इनके। समझ लो कि केस स्टडी ऑलरेडी आपको ऐसा दे चुके हैं वो लोग कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिस आया हुआ है या कुछ नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड है। अगर ऑलरेडी ऐसा केस स्टडी दे चुके यानी कि ये सब प्रोसीजर्स हो चुका है एंड ऑलरेडी कुछ नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड है, अगर नॉन कंप्लायंस सस्पेक्टेड है तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे। ध्यान देना, ये वाला उनका फेवरेट केस स्टडी है
कि एडिशनल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे। अगर ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिला या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिला, ओके, देन इन दैट केस सबसे पहले तो क्या हुआ है उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लो। डायरेक्ट डिस्कस द मैटर वाला पॉइंट मत लिखो, ऑलराइट। तो हम बोलेंगे सबसे पहले तो हम एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है या क्या डाउटफुल लग रहा है। देन हम देखेंगे कि इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या आएगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फिर भी ज्यादा डाउट आ रहा है देन वी विल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अगर मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस ने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कि एंटिटी फॉलो कर रही है लॉ की नहीं कर रही है, अब सुनो, और आपको लग रहा है कि वो मटेरियल है, तो जो बच्चे एकदम समरी का भी समरी पढ़ के गए और डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट ने डेटा प्रोवाइड नहीं किया, मटेरियल है, मॉडिफाई ओपिनियन। नहीं, यहां पे एक और स्टेप लेने बोला है बिकॉज ये नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशंस का, इसलिए आपसे और मेहनत करवा रहे। बोलते एक काम करो, अगर वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो एक लीगल एडवाइस ले लो कि यहाँ पे क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या गड़बड़ हुआ रहेगा, तो वो पर्टिकुलर लॉ का जो एक्सपर्ट रहेगा उसका आप हेल्प ले सकते हो ओवर देयर। ये पॉइंट लिखने पे आप एग्जामिनर को बताओगे कि आप पढ़ाई करके आए हो। इसके बाद भी अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है देन यू विल हैव टू कंसीडर इंपैक्ट ऑन योर ऑडिट ओपिनियन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, लास्ट में काफी बार क्या बोल सकते हैं आपको कि नॉन कंप्लायंस ऑलरेडी मिल चुका है, अब रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर नॉन कंप्लायंस मिल चुका है एंड आपको बोला कि इसमें और एडिशनल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, तो फिर ये प्रोसीजर वाला है। लेकिन समझो डायरेक्ट लास्ट स्टेज पे लेके गए कि नॉन कंप्लायंस वगैरह मिल चुका है, अब आप ये बताओ कि इसको रिपोर्ट कैसे करोगे। तो ये रहा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले तो हम रिपोर्ट करेंगे टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस, बिकॉज दोस चार्ज विद गवर्नेंस डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी को पता चलना चाहिए कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो इसका पूरा फ्लो देखो, उनके साथ डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है एंड उसका इफेक्ट क्या आ सकता है। लेकिन कौन से नॉन कंप्लायंस, ये रिटर्न फाइल नहीं हुआ, जीएसटी का एक रिटर्न है ना लेट फाइल हुआ है, जीएसटी का रिटर्न लेट फाइल हुआ है, 1000 रुपया चार्ज लगा, अरे भाई ये ऐसा नॉन कंप्लायंस थोड़ी बताने जाओगे उनको। सो अदर देन क्लियरली ट्रिवियल मींस एकदम ही बकवास छोटा सा अमाउंट इनकंसिक्वेंशियल, उसको छोड़ के दूसरे नॉन कंप्लायंसेस है तो वो आप रिपोर्ट कीजिए। इफ अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो तुरंत कम्युनिकेट कीजिए, रिपोर्टिंग स्टेज तक की राह मत देखो, देन कम्युनिकेट एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। अगर आपको लग रहा है कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी इन्वॉल्व है या आपको लग रहा है कि टीसीडब्ल्यू जिसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, तो एक काम करो, नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी को कम्युनिकेट करो। सर नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी कौन हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। कोई सब्सिडरी का ऑडिट कर रहे हो तो मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी कैन बी द नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी। समझो ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है या आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन में नॉट बी एक्टेड अपॉन, देन इन दैट केस लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज ऑब्टेन लीगल एडवाइस। नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अगर आपको बच्चा मिल गया फैक्ट्री में, अगर आपको बच्चा मिल गया तो क्या आप सीधा चाइल्ड लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर दोगे? देखो भाई मैं ऑडिटर हूं, ऑडिटर कैसे एक्ट करेगा? इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर लॉ ने बोला है रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करना है, अगर लॉ ने नहीं बोला है तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको केस स्टडी आ गया जिसमें लिस्टेड एंटिटी दिया हुआ है और नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा दिया हुआ है, भाई साहब तो ऐसे 250 तो साइड पे छोड़ो, अगर आप ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो देन इन दैट केस प्रोफेशनल एथिक्स में कंसेप्ट है नो कलर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अगर लॉ में ना भी लिखा हो तो भी शायद आपको रिपोर्ट करना पड़े। गेटिंग माय पॉइंट? वो उसके लिए आप नो कलर के मेरे डिस्कशंस देखो। नो कलर तो एनीवेज काफी सारे May 23 ऑनवर्ड्स मेरे YouTube चैनल पे है। चलो, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस इन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो बात बहुत सिंपल है, अगर नॉन कंप्लायंस जो भी हुआ है, अगर पेनल्टी लगी है तो दिखाना पड़ेगा ना पीएनएल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि पेनल्टी वगैरह लगी है। अगर वो सब उन्होंने दिखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली दिखाया नहीं है, यानी एविडेंस मिल गया है, नॉन कंप्लायंस को सही से नहीं दिखाया है, तो मैंने जो फर्स्ट रिवीजन लेक्चर बोला था कि एविडेंस मिल गया है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो रेक्टिफाई नहीं हुआ है, देन इन दैट केस आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स। लेकिन अगर एविडेंस मिला ही नहीं है, ऑलराइट, देन इन दैट केस आइदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि ऑडिट ओपिनियन देते कैसे हम लोग। ऑलराइट, सो ये आपका रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज। सो आई एम डन विद दिस ऐसे 250 के 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स जो आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। आई होप यू आर क्लियर विद ऐसे 250। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब देखिए ये ऐसे को अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है, मतलब ये जितने भी एसेस आप देख रहे हो ये मॉड्यूल के चैप्टर के अंदर जो एसेस डिस्कस किए गए, जो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी एसेस होने चाहिए, वो सब एसेस पे फटाफट डिस्कस कर रहा हूं। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जब हम ये ऐसे देखते हैं ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो आप देख ही रहे हो कितनी मेहनत गई है समरी बनाने में। तो ऑब्वियसली
मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये समरी वीडियोस पहुंचाओ। प्रमोशन वमोशन तो मेरा ठीक है, वो तो बच्चे वो ऊपर वाला पैसे दे देता है, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टूडेंट कम्युनिटी को लार्ज लेवल पे हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये चीजें पहुंचानी चाहिए, आपकी भी ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं कि अच्छा कंटेंट है तो मैं अपने पास ही रखूंगा, दूसरों को नहीं बताऊंगा। चलो ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जब हम ऐसे 260 को देखते हैं तो उसके अंदर मेजरली अपने को 3 डिस्कशन दिखते हैं। पहली बात तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है कौन, ये मॉड्यूल के अंदर ये सब डिस्कस किया गया है। दूसरा, कौन सी मैटर्स कम्युनिकेट करनी है, ऑलराइट, एंड तीसरा, कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है कौन? देखो भाई, अगर इंग्लिश बोलना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है कौन, तो जो भी लोग स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते हैं, ऑलराइट, जो फाइनल अकाउंटेबल अथॉरिटी होते हैं, जो सुपरविजन करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेसेस का, वो होते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बोलो कौन से इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए? स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो दे रहे हैं, जो अकाउंटेबल है, फाइनल अकाउंटेबल अथॉरिटी, यानी सबसे लास्ट में ये लोग तो जवाब, इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा, एंड जो मैनेजमेंट के प्रोसेसेस का सुपरविजन करे वो है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एग्जांपल के तौर में बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको क्लियरली देखने मिलता है कि जो एग्जीक्यूट करता है वो मैनेजमेंट होता है, और जो डायरेक्शन देता है वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये बड़ी बड़ी एंटिटीज में क्लियरली डिफरेंस देखने मिलता है। सीईओ, सीएफओ वगैरह मैनेजमेंट, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये सब कहां पे आ जाते हैं, आपके ऑडिट कमेटी वगैरह कहां पे आ जाते हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के केस में आ जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ एंटिटीज के केस में आपको देखने मिलेगा, मिड साइज एंटिटीज वगैरह में, कि ये मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, ये सब जो ये सब का जो परफॉर्मेंस है वो कोई एक ही अथॉरिटी करता रहता है। ये गवर्नमेंट एंटिटी में क्या देखने मिलता है कि गवर्नमेंट एंटिटी में सिर्फ मैनेजमेंट होता है, टीसीडब्ल्यूजी शायद मिनिस्ट्री हो सकती है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह। सो एवरीवन ओवर हियर, ये देखो, ये 3 पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। Who is those charged with governance? It depends upon size, ownership of the entity. For example, supervisory board and management अलग अलग हो सकता है, उसको 2 tier स्ट्रक्चर बोलते हैं। बड़ी कंपनीज में देखने मिलता है, छोटी एंटिटीज में 1 tier स्ट्रक्चर में देखने मिलता है, और गवर्नमेंट एंटिटीज में काफी बार ऐसे देखने मिलता है that those charged with governance could be an external party. So ये हो गया आपका who is those charged with governance. सेकेंड, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। भाई साहब, ये मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हो जाता है? एक तो ये जो भाई इसमें से एमसीक्यू दिखाता हूं मैं, और दूसरी मेन चीज, ये जो भी मैटर्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्यूचर में, वो क्या हो सकती है, आपकी की ऑडिट मैटर्स। ऑलराइट, बिकॉज याद रखना, की ऑडिट मैटर्स के मेरे फर्स्ट रिवीजन वीडियो मैंने बताया हुआ है, की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इसलिए थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। टोटल 4 हेडिंग दिए हैं, और वो हेडिंग के अंदर काफी सारी मैटर्स है। ऑलराइट, सो मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड का ये कोड वर्ड है बेटा, कोड वर्ड है ये, प्लान एंड फाइंड रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस। हाँ, आप भी अपने जिंदगी में प्लानिंग करो और ढूंढो एक रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, ये देखो, प्लान, फाइंड, रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस। ओके, अब देखो क्या क्या कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले तो टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है एज एन ऑडिटर, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह, जो हम लोग नॉर्मल ऐसे 200 का इंटरसी लेवल पे इंग्लिश यूज करते हैं। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, अगर वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट जो ऐसे 210 में पढ़ाया जाता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने और टीसीडब्ल्यूजी ने बैठ के साइन किया था, तो फिर अलग से आपको ऐसे 260 के हिसाब से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट अगर वो आपका मैनेजमेंट के साथ साइन हुआ था, देन इन दैट केस टीसीडब्ल्यूजी को एक कॉपी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। लुक एट दिस, इफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट हैज बीन डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, देन नो सेपरेट कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर एसए 260। हाउएवर, इफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट हैज बीन एग्रीड विद द मैनेजमेंट, देन फॉरवर्ड कॉपी ऑफ सच लेटर टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑलराइट, तो ये आपका जबरदस्त एमसीक्यू लेवल हो सकता है। ओके, देन और टीसीडब्ल्यूजी, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके साथ क्या कम्युनिकेट करेंगे? प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, एक प्रॉपर प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, थोड़ा सिलेबस तो बताना पड़ेगा ना उनको। ऑलराइट, डायरेक्ट थोड़ी एग्जाम ले लेंगे। वहां उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं माइकर के बारे में, कि हम लोग कौन सी मटेरियलिटी लेवल पे काम करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, के फॉर की ऑडिट मैटर्स का कंसेप्ट उनको समझाते हैं प्लानिंग के वक्त ही। ऑलराइट, देन अगर ई फॉर अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग प्लानिंग के वक्त थोड़ा उनको बता देते हैं कि ये एरियाज में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। एंड आर फॉर रिस्क वाले एरियाज, जो जो सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज है, वो स्टार्टिंग में उनको बता देते हैं कि ये सारे एरियाज में थोड़ा ज्यादा अपने को कोऑपरेशन लगेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजों का वहां पे डिस्कशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फाइंडिंग्स का, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, इसका जो डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ऑलराइट, उसका मैंने आपको कोडवर्ड दिया है, वो मर्द, पर वो ठीक है, कोडवर्ड के हिसाब से नहीं समझा रहा हूं मैं, लाइन में जा रहा हूं। हम लोग दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि कुछ कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर अगर बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं। उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जैसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, कोई एस्टीमेट हो गया, डिस्क्लोजर। वन मोर टाइम, किसके बारे में बातें करते हैं? डिस्कशन ऑफ पीईडी, पॉलिसी, एस्टीमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ऑलराइट, ये सब चीजों के बारे में बातें करते हैं उनके साथ, ताकि कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल चीज हो तो वहां पे सेट हो जाए। देन
अगर कुछ आपको परेशानी हुई, अरे बाबा ये डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, भाई ऑडिटर को कितनी सारी परेशानियां होती रहती है, मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन से ना बोल दिया, इससे ना बोल दिया, उससे ना बोल दिया, डीले हो गया, ऑलराइट शॉर्ट टाइम दे रहे हैं, प्रेशर में रख रहे हैं, ये सारा। तो इसमें अगर 2-3 एग्जांपल देने पड़े तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो बाजू में एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल एक एक एग्जांपल में से एक एक पॉइंट बना सकते हो अगर सिर्फ इसी के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है तो। देन रिपोर्ट के अंदर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, इडली बड़ा की ऑडिट मैटर, ये जो भी है इसका भी हम डिस्कशन उनके साथ करते हैं। ऑलराइट, देन मैनेजमेंट के साथ ऑलरेडी जो डिस्कस हो चुका है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा चल रहा है उनके साथ, पर ऑलरेडी कुछ डिस्कस हो चुका है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ जजमेंटल चीजें हो, कुछ कंटीजेंट लायबिलिटीज हो, कुछ प्रोविजंस हो, कुछ लिटिगेशन रिलेटेड हो, कुछ उनका रिकंस्ट्रक्शन प्लान हो। ऑलराइट, सो मैटर्स सब्जेक्ट टू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। कौन सी मैटर्स, ये देखो बाजू में जो दिया है वो इसलिए दिया है ताकि अगर उसके ऊपर लिखना पड़े तो आपको पता चलना चाहिए। कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ट्रांजैक्शंस के बारे में, आपकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर, आपके फीस रिलेटेड मैटर, कुछ अगर आपका डिसएग्रीमेंट हुआ है मैनेजमेंट के साथ कोई जजमेंटल चीजों को लेकर, तो ऐसी चीज आप वहां पे पहुंचा सकते हैं। देन आप जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मांगते हो ना अलग अलग ऐसे के अंदर, हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली किसके पास मांगते हैं, मैनेजमेंट के पास। अगर पर मैनेजमेंट अगर ना बोल देता है तो फिर किसके पास जाते हैं, दोस्त चार्ज गवर्नेंस के पास, तो उसके पॉइंट भी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड देन एनी अदर मैटर जो आपको लगे इट इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो मैटर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सो एवरीवन ओवर हियर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का है कोड वर्ड वो मर्द, ये देखो ये वो, और ये रहा आपका मर्द, आई मीन आंसर। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज आल्सो डन। देन इंडिपेंडेंस को लेकर ये उनका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यू है, प्लीज बी केयरफुल। इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, आई रिपीट, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इंडिपेंडेंस को लेकर एक सेपरेट कम्युनिकेशन देते हैं हम, एक डिक्लेरेशन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, एक डिक्लेरेशन। वो डिक्लेरेशन के अंदर जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो लिख के देता है लिस्टेड एंटिटीज के मैनेजमेंट को कि मैं, मेरी ऑडिट टीम, मेरी फर्म, मेरी नेटवर्क फर्म, हम लोग सब इंडिपेंडेंट है। फिर सुनो मेरी बात, अगर समझो आपकी फर्म में से कोई दूसरा पार्टनर या आपकी कोई दूसरी नेटवर्क फर्म है उसमें से कोई पार्टनर्स, अगर ये सेम कंपनी को दूसरी सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो उसका भी लिस्ट देना पड़ता है। उसमें से टोटल हम कितना कमा रहे हैं वो भी लिस्ट देना पड़ता है। सो एवरीवन प्लीज बी केयरफुल। खाली इतना याद मत रखो कि इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये भी देखो क्या क्या डिक्लेरेशन में लिख के देना है कि टीम एंड द फर्म, हमने सबने इंडिपेंडेंस कंप्लाई किया है। देन आपके फर्म और वो पर्टिकुलर ऑडिटी एंटिटी के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो सब, all relationships and other matters between the firm, network firm and the entity that in auditor's professional judgment जिसका असर आ सकता है ऑन इंडिपेंडेंस। आपने टोटल फीस जो कमाई है ऑडिट में से एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज में से, वो पर्टिकुलर एंटिटी में से कि जो कमाने वाले हो, उसका भी पूरा डिस्क्लोजर। ऑलराइट, देन अगर आपने कुछ करेक्टिव एक्शन लिए तो वो भी आप उनको समझाओ। जैसे कि हम लिस्टेड एंटिटी में बताते हैं कि बॉस एक पर्टिकुलर मार्च से लेके मई तक का विंडो होगा जिसमें हमारी टीम जो है वो ट्रेडिंग नहीं करेगी, ऑलराइट, ताकि क्योंकि हमको ऑलरेडी पीएनएल का फिगर पता होगा तो हम उसमें सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो गया आपके रिलेटेड सेफगार्ड्स। ऑलराइट, तो ये सबका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है दैट हमने हमारा इंडिपेंडेंस मेंटेन किया है। सो वन मोर टाइम, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में प्लान एंड फाइंड रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का डिस्कशन, फाइंड में फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, रिस्पॉन्सिबल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, एंड इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। सो वन मोर टाइम, हु इज दोस्त चार्ज गवर्नेंस तो हमें क्लियर हो गया, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड भी क्लियर हो गया, पर ये कम्युनिकेट करना कैसे है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये इंडिपेंडेंस का जो है वो तो बेटा राइटिंग में देना पड़ेगा। ऑलराइट, और ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैंने आपको बता दिया कि अगर लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस हुआ है देन इन दैट केस आपको अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेटर ऑफ एंगेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस नहीं हुआ है तो एक कॉपी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो टेल मी, ये वाली मैटर और ये वाली मैटर जो है दोनों का तो मैंने आपको फॉर्मेट मतलब फॉर्म बता दिया कैसे कम्युनिकेट करना है। लेट मी टेल यू, ये जो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट है, प्रेफरेबली ये राइटिंग में कम्युनिकेट करना है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर सारी मैटर्स लिखना पॉसिबल काफी बार नहीं होता है, तो कुछ कुछ ओरली भी हो सकता है। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि इसमें से कुछ मैटर, एक दो मैटर ऑडिटर ने ओरली कम्युनिकेट कर दिया है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। खाली ऑडिटर को क्या करना है कि जो ओरली कम्युनिकेट किया उसका एक थोड़ा मिनट्स बना के रखना है कि ये मैटर ये टाइम पे ओरली कम्युनिकेट की गई थी। सो आई रिपीट, अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 एंड 4, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मैटर का तो हमको क्लियर है, वेरी क्लियर कि कैसे कम्युनिकेशन करना है। सेकंड एंड थर्ड मैटर में प्रेफरेबली इन राइटिंग, बट रिटन कम्युनिकेशन मे नॉट इंक्लूड ऑल द मैटर्स। ऑलराइट,
यही मैनर ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है कि रिटन कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल द मैटर्स। जितना हो सके उतना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वगैरह राइटिंग में कम्युनिकेट करो। इंडिपेंडेंस को लेकर तो राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। और आपके और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के बीच में कौन सा कम्युनिकेशन होना चाहिए? प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और फॉर्म, टाइमिंग वगैरह उनके साथ डिस्कस करके म्यूचुअल डिस्कशन के साथ ऑल्सो आप अग्री कर सकते हो। ऑलराइट, यस 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 यस। अब सुनो मेरी बात, ये ऐसे थोड़ा मॉड्यूल में थोड़ा बोर किया है, बट ठीक है, अभी वी विल गो एड विद दिस कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करने का इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन से क्या होता है। अरे भाई, दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी कम्युनिकेट होता है तो इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये एक one person can understand second person properly, second person can understand the other person properly. All right, so look at this. एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ऑडिट को लेकर, और एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। ऑडिटर को भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो मिल जाता है। रिलेशनशिप में होते हो तो सामने वाला फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है in obtaining from TCWG relevant information. And those charged with governance के साथ अगर ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा तो TCWG को मदद मिलेगी in fulfilling their responsibility, because ऑडिटर ऑब्जर्वेशंस भी तो पहुंचाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन या बेनिफिट्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मॉड्यूल में दिया है इसलिए मुझे उसको इग्नोर नहीं करना था, वरना मैं ऐसा पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ज्यादा तो क्वेश्चन मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में से एक्सपेक्ट कर रहा हूं व्हेन इट कम्स टू SA 260 कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऑलराइट, after SA 260 is over, communication with those charged with governance, we are done with that. After SA 260 we have SA 299 joint audit of financial statements. After SA 260 we have SA 299 joint audit of financial statements. Listen to me, joint audit का concept कोई फाइनेंस के लिए नया concept है ही नहीं, सबको पता है। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे अगर X लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो तो समझो ABC फर्म, PQR फर्म एंड EFG फर्म ऑडिट कर रही है। APNE एप जो है, ऑलराइट, लेट अस से ये तीनों मिलकर एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं। जॉइंट ऑडिट के केस में तो तीन भी जॉइंट ऑडिटर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दो तो मिनिमम हो गई तभी तो जॉइंट ऑडिट बोला जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे कोई नंबर ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स के ऊपर लिमिट नहीं होता है। ओके, कंपनीज एक्ट में मेंबर से डिसाइड करते हैं जॉइंट ऑडिट करवाना है नहीं करवाना है स्टाफ। तो जब मैं SA 299 की बात करता हूं, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन इन दैट केस कितने क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन है? बहुत ही फेवरेट है उनका प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड के लिए, और न्यू सिलेबस मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन भी है। ऑलराइट, तो एक बार जरा इधर ध्यान दो, ब्रॉडली 3 क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं, एक ही पेज में पूरा हो जाएगा आपका। एक जॉइंट ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट को लेकर, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं वो हर एक जॉइंट ऑडिटर मिलकर, उनकी एंगेजमेंट टीम में से जो की टीम मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर प्लानिंग स्टेज में साथ में काम करेंगे। प्लानिंग स्टेज में, स्ट्रेटेजी स्टेज में मेन चीज क्या होगा कि वर्क को डिवाइड करना। ऑलराइट, वर्क को डिवाइड करना, ओके, आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये सब मेन काम होता है यहाँ पे। ओके, पर मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं सबको मिलकर जो वर्क अलोकेशन का जो डॉक्यूमेंट वो लोग बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट राइटिंग में बनाना है और वो साइन करके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को प्रोवाइड करना है। अगर वो आप नहीं करोगे तो फिर आप सब लोग सब चीज के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहो, देन इन दैट केस वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट में सबका साइन होना चाहिए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे जरा कंटेंट देख लेते हैं। अरे यार, एक ऐसा थियरी क्वेश्चन आ सकता है जो अभी भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, ये ना मेरे SA 300 में मैं जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी नाम की चीज पढ़ाता हूँ, सॉरी जॉइंट ऑडिट नहीं, ऑडिट स्ट्रेटेजी नाम की चीज पढ़ाता हूँ। SA 300 में तो जॉइंट ऑडिट का डिस्कस, ऑडिट स्ट्रेटेजी नाम की चीज पढ़ाता हूँ, उसमें फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड करके एक चीज पढ़ाता हूँ। वो सेम 5 पॉइंट्स इधर कॉपी पेस्ट है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्यों यहाँ पे पढ़ाने का अलग से करूँ, और आप भी यहाँ पे क्यों अलग से बाय ऐड करो? खाली मेन एक अलग पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज। बाकी सब कुछ SA 300 की ऑडिट स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स कॉपी पेस्ट है। तो SA 300 की ऑडिट स्ट्रेटेजी के जो फैक्टर्स है उसका कोड वर्ड वगैरह सब मैं SA 300 में कराता हूँ, तो फिर वो वही पॉइंट्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है और कुछ अलग नहीं हो रहा है। खाली अलग एक पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाइंग द डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज। तो वो एक चीज का थोड़ा थियरी के लिए ध्यान रखना। बाकी सुनो, SA 300 का रिविजन वीडियो देखा तो उसके अंदर भी हो जाता है। वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट टू बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड टू बी कम्युनिकेटेड विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये MCQ के लिए ध्यान रखना, वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट साइन करके कम्युनिकेट करना है विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस।
सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स जो है, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स जो है, उनको एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेना है और एक कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना भाई, अपॉइंटमेंट लेटर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो स्कोप लेटर डिसाइड होता है, एंगेजमेंट लेटर, वो कॉमन होना चाहिए, और लास्ट में जो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवाते हैं वो भी कॉमन होना चाहिए। दोनों जबरदस्त एमसीक्यू ओरिएंटेड पॉइंट्स है, केस स्टडी ओरिएंटेड पॉइंट्स है। दूसरा, ये तो सारे फाइनल्स वाले को पता ही है कि इंपॉर्टेंट है ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन। कौन से एरियाज के लिए जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, कौन से एरियाज के लिए सब अलग अलग अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट मी टेल यू, अगर एक्स लिमिटेड का ऑडिट एबीसी फर्म, पीक्यूआर फर्म एंड ईएफजी फर्म करके कर रहे हैं, यानी सीएए, सीएपी एंड सीएई तीनों अपनी रिस्पेक्टिव फर्म्स को डिसाइड कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट डिजाइन किया होगा। अब उसके अंदर लेटर से कि ए को डिसाइड हुआ है कि ए इनकम देखेगा एंड असेट देखेगा, पी का डिसाइड हुआ है कि पी जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह देखेगा, लायबिलिटीज देखेगा, एंड ई का लेटर से डिसाइड हुआ है कि वो सिर्फ टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखेगा। ऑलराइट, देन इन दैट केस सबके अपने अपने एरियाज डिसाइड हो चुके हैं, तो सब लोग अपने अपने एरिया की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। ए को पी से कुछ नहीं पूछना है, पी को ई से कुछ नहीं पूछना है, ई को पी एंड ए से कुछ नहीं पूछना है, तीनों को एक दूसरे का कोई काम रिव्यू करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड ये वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट में क्लियरली सब कुछ डिवाइडेड हो। लुक एट दिस, सब लोग इंडिविजुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियाज अलोकेटेड टू ईच जॉइंट ऑडिटर। वो पर्टिकुलर एरिया का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, उसका इंटरनल कंट्रोल स्टडी करना, उसका इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करना, वो पर्टिकुलर एरिया का आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो एवरीवन विल लुक आफ्टर देयर ओन एरिया। ईच जॉइंट ऑडिटर इज अलाउड टू अज्यूम, आप अज्यूम कर सकते हो कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अपना काम किया हुआ है, is allowed to assume that the other joint auditors have performed work as per SS. You are not required to review the work performed by other joint auditor. I hope I have made myself very clear over here. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरियाज कॉमन रह गए, वो कॉमन एरिया के लिए सबका जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ लो फॉर एग्जांपल, लेट अस से इन्होंने स्टॉक ऑडिट को कॉमन रखा हुआ है, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक ऑडिट कॉमन होगा। तो भाई जो एरियाज विच आर नॉट डिवाइडेड, ऑलराइट, तो वो कॉमन एरिया हो गया। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये मैं हर एक लेक्चर में बताता हूं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट को लेकर। समझो कि स्टॉक ऑडिट कॉमन एरिया रखा हुआ है, तो ए, पी एंड ई, ये तीनों के तीन ने बैठ के पूरा प्लानिंग किया। इनका प्लानिंग ना एकदम परफेक्ट है कि कैसे ऑडिट करेंगे, कौन से एक्सपर्ट लगेंगे, कहां कहां विजिट करेंगे, एकदम परफेक्ट प्लानिंग है इनका। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ए जो है वो 4 लोकेशन पे जाने वाला है, पी 5 लोकेशन पे एंड ई 6 लोकेशन पे। ए की जो टीम 4 लोकेशन पे गई है, वो ए की टीम ने गड़बड़ कर दी, तो एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक ऑडिट का स्टॉक का जो फिगर है वो गड़बड़ वाला फिगर है। देन इन दैट केस तीनों के तीन रिस्पॉन्सिबल हो गए कि ए रिस्पॉन्सिबल होगा? द आंसर इज ओनली ए विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज, और ये केस स्टडी मॉड्यूल में भी है, थोड़ा एग्जांपल अलग है पर सेम टू सेम प्रिंसिपल के ऊपर केस स्टडी है कि एक बार अगर कॉमन एरिया डिसाइड हो जाता है तो हाँ, वो कॉमन एरिया के प्लानिंग को लेकर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एग्जीक्यूशन सब अपना अपना देखेंगे बॉस। लुक एट दिस, decisions taken by all joint auditors under audit planning for common audit areas, under audit planning for common audit areas concerning the nature, timing and extent of procedures to be performed by each joint auditor. अरे execution will remain individual responsibility only. ये बहुत ही जबरदस्त एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर न्यू सिलेबस मॉड्यूल में क्वेश्चन है। ऑलराइट, दूसरा, एक जॉइंट ऑडिटर, लेट अस से एक जॉइंट ऑडिटर जो है वो इनकम देख रहा है, राइट? ए, वो इनकम देखते वक्त ए को ऐसा लगा कि कुछ फेक इनकम का या कुछ सप्रेस्ड इनकम का केस है, तो ए ने मेल लिखा पी एंड ई को। पी एंड ई जो है वो मेल पे लिख सकते थे कि भाई ये हमारा काम नहीं, तेरा काम है, तू देख ले। लेकिन ए, पी एंड ई तीनों ने मीटिंग की और डिसाइड किया कि नहीं यार, इसमें तो कोई फ्रॉड नहीं है, शायद ए से गलती हुई है कुछ। लेटर ऑन 1 साल के बाद पता चला कि वो ही इनवॉइसेस या वो सेल्स वगैरह जो भी है उसके अंदर फ्रॉड था। अब भले इनिशियली वो ए का एरिया था, लेकिन सब लोग साथ में आके उसका डिसीजन लिया है, एंड दैट इज व्हाई ऑल 3 ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल। ध्यान से इसका इंग्लिश देखना, मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस बाय वन जॉइंट ऑडिटर ऑन विच देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस बाय वन जॉइंट ऑडिटर ऑन विच देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। देन एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉ। देखना भाई, ये सुनो, ये ए, बी और सी पॉइंट सबसे सेंसिटिव है, डी, ई एंड एफ में से इतना क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी बोल देता हूं।
अगर मैं समझो लायबिलिटी देख रहा हूं, आप असेट देख रहे हो, अब मुझे असेट में क्लियरली दिख रहा है कि करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन बराबर नहीं है, उसका जो जो पूरा स्ट्रक्चरिंग किया है बराबर नहीं किया है, उसके जो नोट्स शेड्यूल 3 के हिसाब से देने चाहिए वो नहीं दिए है। अरे देन इन दैट केस मुझे, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि छोड़ो छोड़ो मैंने देखा ही नहीं, नहीं नहीं बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अरे अरे कहना इसे कि अगर क्लियरली दिख रहा है तो मुझे पॉइंट आउट तो करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि जो लॉ का कंप्लायंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, ऑलराइट, वो आपका और मेरा सबका कॉमन एरिया रख दिया है, वो उन्होंने कॉमन रख ही दिया है। देन फॉर्मेट को देखना, स्ट्रक्चर को देखना, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको भी कॉमन एरिया कर दिया है। देन एंड में जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, ऑलराइट, देन इन दैट केस एटलीस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो पैराग्राफ्स तो है ना जो लॉ, आई मीन जो एसएस के हिसाब से रिक्वायर्ड है, लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है, वो भी कॉमन एरिया कर दिया है। पर ये बहुत ही जनरल पॉइंट्स ऐसे है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ए बी एंड सी पे तो 100% अच्छे अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल है। ऑलराइट, so I hope I have clear with this. One more time, joint and severally responsible for audit work which is not divided. सेकंड को मैं शॉर्ट में बोलूं तो ऑडिट प्लानिंग फॉर कॉमन एरियाज, थर्ड को मैं शॉर्ट में बोलूं तो कॉमन कंक्लूजन्स डिराइव्ड, एंड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तो सिर्फ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट वेदर एज पर लॉ एंड एसेस के हिसाब से प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर वगैरह हुआ गया है कि नहीं हुआ है, सिर्फ उसका कंप्लायंस हमें देखना है। ऑलराइट, यस सर, यस सर, यस सर। अब अंत में बात आती है ऑडिट रिपोर्ट की। जॉइंट ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड होता है कि सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर मिलकर एक कॉमन रिपोर्ट बनाए और उसके अंदर एक जॉइंट ऑडिट ओपिनियन दे। सब लोग अपना अपना ओपिनियन या जॉइंट ऑडिट ओपिनियन सब मिलाकर एक ओपिनियन दे। ऑलराइट, लेट अस से ए को 5% मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं, पी एंड ई को कुछ नहीं मिला है, तो सब लोग मिलकर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। ऑलराइट, सो वही तो बात है कि सब लोग मिलकर एक ओपिनियन दे। लेकिन समझो कि तीनों के बीच में डिफरेंस आ गए, ए ने बोला क्वालिफाइड ओपिनियन तो देना ही चाहिए, पी एंड ई ने बोला कि भाई कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं। देन इन दैट केस ए अपना अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा एंड पी एंड ई अपना अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। तो जो डिफरेंसेस है वैसे वो लोग अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। ए पी एंड ई तीनों को अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो डिसेंटिंग ऑडिटर है, जो जिसका डिफरेंस आ रहा है, वो एक अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। बट टेल मी, अगर ए ने अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाया, पी एंड ई ने अलग ऑडिट रिपोर्ट बनाया, देन इन दैट केस शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ए के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पी एंड ई के रिपोर्ट का रेफरेंस होना चाहिए कि और भी जॉइंट ऑडिटर्स है जिन्होंने अलग रिपोर्ट दी हुई है, एंड पी एंड ई की ऑडिट रिपोर्ट में ए के रिपोर्ट का रेफरेंस होना चाहिए। ये रेफरेंस हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को पता चले कि भाई ऐसी अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है, तो हमारी रिपोर्ट के साथ आपको दूसरी रिपोर्ट भी रीड कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो भी ऑडिटर्स है कंपनी के। तो ये जो रेफरेंसेस है वो शेयर होल्डर्स, रीडर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की क्लैरिटी के लिए जो अदर मैटर पैराग्राफ में दिए जाएंगे। अब मैं सिर्फ एक बार इसको रीड करता हूं। वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर इन डिसएग्रीमेंट विद रिगार्ड्स टू बी ओपिनियन और एनी अदर मैटर टू बी कवर्ड, कोई भी डिसएग्रीमेंट अगर है ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, तो सब लोग, आई मीन जो भी डिसेंटिंग ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन अलग ऑडिट रिपोर्ट में देगा। भाई कोई मेजॉरिटी का रूल यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है। ऑलराइट, तो ए को पी एंड ई दबा नहीं सकते कि भाई मेजॉरिटी है तो तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सच सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, जो अलग से ऐसा ऑडिट रिपोर्ट दिया है, और ये वाले ऑडिट रिपोर्ट है, दोनों को एक दूसरे के रिपोर्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, और वो रेफरेंस कहां पे जाएगा, इन अदर मैटर पैराग्राफ। कितना भी कर लो, आपका जॉइंट ऑडिट में क्वेश्चन तो ये वाले पेज से ही होता है। ऑलराइट, डन 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 डन। ओके, चलो सर, वेरी गुड। तो ये आपका ऐसे 299 भी इधर खत्म हो गया, 250, 260, 299 ऑल ऑफ देम इज डन। अभी ऐसे 402, अब ये जरा ध्यान से भाई, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज होगी। चलो भाई, पहले तो इधर ध्यान दो, ये ऐसे एप्लीकेबल कब होता है। समझो आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने लेटर से अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपना पेरोल प्रोसेसिंग, अपना वो पब्लिसिटी वाला काम, फिर वो हाउस कीपिंग वाला काम होता है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करो, वो सब, अरे झाड़ू पोछा नहीं बोल रहा, हाउस कीपिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह मेंटेन करो, ये सब लेटर से ये सब आउटसोर्स किया हुआ है। किसको आउटसोर्स किया हुआ है, वाई लिमिटेड को। ओके, आप किसका ऑडिट कर रहे हो, एक्स लिमिटेड का आप ऑडिट कर रहे हो, वाई लिमिटेड को आउटसोर्स किया हुआ है। आप हो CAA, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो सुनो भाई, एक्स लिमिटेड यहाँ पे वाई की सर्विसेज को यूज कर रही है, इसलिए वाई लिमिटेड को बोला गया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और एक्स लिमिटेड को बोला गया है यूजर एंटिटी। अब आपको टाइटल समझेगा, CAA के एंगल से देखो, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब सुनो मेरी बात। कैन आई से कि CAA को 1, 2, 3, 4 ये चारों की चार एक्टिविटीज को लेकर CAA को टेंशन होता होगा कि क्या वाई लिमिटेड ये सर्विसेज सही से प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, यस और नो सर। अगर आप बोल रहे हो यस सर, तो आंसर आपका गलत है, नो सर। CAA को चार की चारों सर्विस से लेना देना नहीं है भाई। CAA फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर है, तो कोई एक्स लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है।
सीएए को सबसे ज्यादा टेंशन होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड पेरोल प्रोसेसिंग को लेकर। सर क्यों इतना ज्यादा टेंशन होगा? भाई ये दोनों का ना सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऊपर असर आता है। नहीं, ये दोनों का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री होता है कि इतना अमाउंट पे किया है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड का ना एक्स लिमिटेड के डे टू डे अकाउंट्स पे असर आता है। तो ये दोनों जो सर्विसेज है, दीज सर्विसेज आर रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। आप समझो अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एक्स लिमिटेड के लिए, यानी जो यूजर एंटिटी है उसकी अकाउंटिंग सिस्टम पे डे टू डे असर आ रहा है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब मैं बार बार सीएए ऐसा नहीं बोलूंगा। सीएए को मैं नाम दे देता हूं यूजर ऑडिटर। अब मेरी इंग्लिश ध्यान से सुनो। यूजर ऑडिटर wants to obtain an understanding of how service organization is providing services to the user entity, especially those services which are relevant to the financial reporting process of user entity. अब अगर सीएए यानी यूजर ऑडिटर को ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो काफी बार क्या होता है, वाई लिमिटेड भी अपना एक अलग ऑडिटर अपॉइंट कर देता है। समझो वाई लिमिटेड ने अपॉइंट किया है मिस्टर बी, जरूरी नहीं है कि ये सीए हो, बिकॉज इसका काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने के लिए अपॉइंट नहीं किया। इसका काम होगा टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस ऑन कंट्रोल्स ओवर सच सर्विसेज, कि ये जो सर्विसेज आउटसोर्सिंग में एक्सेप्ट की है वाई लिमिटेड ने, वो सारी सर्विसेज बराबर से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके ऊपर भरोसा देने का काम, अश्योरेंस देने का काम मिस्टर बी करेगा। इसलिए मिस्टर बी को अपॉइंट कौन कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर बी को हम नाम दे देते हैं सर्विस ऑडिटर। ऑलराइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। समझो कि 75 लोकेशंस पे एक्स लिमिटेड को इन्वेंट्री मैनेज करवानी है, लेकिन वाई लिमिटेड का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 50 लोकेशन पे है। इसलिए वाई लिमिटेड क्या करता है कि 25 लोकेशंस को लेकर 25 लोकेशंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए वाई लिमिटेड आउटसोर्स कर देता है। किसको आउटसोर्स कर देता है? जेड लिमिटेड को। किसको आउटसोर्स कर देता है? जेड लिमिटेड को। ओके, तो जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप किसी और को उसका कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो जेड लिमिटेड का नाम पड़ जाएगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी जो आउटसोर्सिंग किया है वाई लिमिटेड ने, ऑब्वियसली वो एक सेंसिटिव आउटसोर्सिंग है अगर आप सीएए के एंगल से देखो तो, ठीक है। तो ये पूरा ना, ये सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए आपको, करेक्ट, तो ही आपको ये ऐसे थोड़ा समझ में आता है। अब जरा ध्यान से, थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग से। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजर ऑडिटर। आप यूजर ऑडिटर हो भूलना मत, आप यूजर ऑडिटर हो भूलना मत। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हेन यूजर एंटिटी, आई होप ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा हुआ है अभी। व्हेन यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक यूजर ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग तो ले लूं कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। बिकॉज हर एक सर्विस को लेकर तो आप सेंटी नहीं होने वाले हो। एंड आप सेंटी कब हो गए? जब उसका असर आएगा ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ एक्स लिमिटेड। तो आप सेंटी कब हो गए? जब उसका इफेक्ट आएगा ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये दिमाग में बिठा लो कि आपका मेन काम होगा टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका क्या इफेक्ट आता है ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल पर। कौन से इंटरनल कंट्रोल? रेलेवेंट टू ऑडिट के जो इंटरनल कंट्रोल्स है उस पर असर आएगा, देन वी आर वरीड अबाउट इट। और एक बार ये सारा अंडरस्टैंडिंग मिल गया, देन आई विल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है एंड उसके बाद ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता रहता है, जो ऐसे बेसिक्स होते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स कुछ बाय नहीं किए हैं तो कोई भी आप मेरा ऐप डाउनलोड करके देख लो, उसके अंदर जो भी कोई भी कोर्स में जाके देख लो, पहले 2-3 लेक्चर अनलॉक्ड होते हैं एज अ डेमो लेक्चर, तो उसके अंदर आपको ऐसे बेसिक्स देखने मिल जाएंगे। सो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सबसे पहले ऑडिटर करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग लेता है एंड उसके बाद आगे जाके टेस्टिंग करता है, जो होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, चलो तो सीधी बात है, कंटेंट भी फिर 2 में डिवाइडेड है, एक्चुअली 3 में। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक रिपोर्ट का डिस्कशन। कम ऑन, ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि भाई आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन आया और आप हो ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूजर एंटिटी, देन इन दैट केस क्वेश्चन का लास्ट लाइन ध्यान से देखना कि आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के पेज में से होगा मेरे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी ले ली है और आपको आगे काम करना है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होगा। लेकिन लास्ट में सिर्फ रिपोर्ट की बात चल रही है तो फिर वो रिपोर्टिंग वाले पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब मैं बहुत बड़ी चीज बोलने वाला हूं, ध्यान रखना, वरना एग्जाम में सुसाइड हो जाएगा। नवंबर 23 तक मुझे इसका टेंशन नहीं था,
इसलिए तो मुझे नए लेक्चर शूट करने पड़े फॉर न्यू सिलेबस मॉड्यूल इन अ न्यू स्टाइल। भाई आप न्यू सिलेबस ऑनवर्ड्स आ चुका है, एसआरई, एसएई, एसआरएस वो सब आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि सीए एक एंगल से लिखो तो वो यूजर ऑडिटर के एंगल से हो गया, तो ऐसे 402 402 और सर्विस लॉ, आई मीन ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपको लास्ट लाइन कहता है कि आप एक सर्विस ऑडिटर के एंगल से ये आंसर लिखना है, तो पूरा भाई साहब रेफरेंस ही चेंज हो जाएगा। वो SAE 3402 स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 के अंदर दिया हुआ है। तो वो फिर मेरे SAE 3402 का अगर आप रिवीजन सीरीज देखोगे तो फिर उसके अंदर वो चीज कवर होती है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके। सो एवरीवन ओवर हियर, अब सुनो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन हो आप कौन हो? यूजर ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूजर एंटिटी। आपको क्या लेनी है? अंडरस्टैंडिंग। हाउ आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये रहा सॉरी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और यही न्यू सिलेबस का मॉड्यूल क्वेश्चन है। इनफैक्ट पिछले 10-12 साल से यही क्वेश्चन रिपीटेड बेसिस पे आता गया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट जब मैंने आपको ये डायग्राम ड्रॉ करवाया तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग ही दिला रहा था। इधर देखो कि सर्विसेज का नेचर क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। देन यूजर एंटिटी के कंट्रोल पे कितना असर आएगा, ट्रांजैक्शंस कितने मटेरियल प्रोसेस हो रहे हैं, यूजर एंटिटी की अकाउंटिंग सिस्टम पे कितना असर आ रहा है, दोनों एंटिटीज के डिपार्टमेंट के बीच में कितना इंटरेक्शन है। देन यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिलेटेड पार्टी का कुछ रिलेशनशिप है क्या, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया हुआ है, ये सब अंडरस्टैंडिंग। बट थोड़ा इसको कोडिंग कर लेते हैं, ऑलराइट। सो एवरीवन ओवर हियर, सिग्निफिकेंस को S कर दो, इंटरेक्शन को I एंड मटेरियलिटी को M, सो सिम। देन रिलेशनशिप को रिलेट्स, टू कॉन्ट्रैक्ट। सो S फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज, उसके अंदर नेचर ऑफ सर्विस आ ही जाएगा। I फॉर दोनों के बीच में इंटरेक्शन कितना है, M फॉर मटेरियलिटी, कितने मटेरियल ट्रांजैक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं, रिलेट्स का रिलेशनशिप, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप रहेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट का कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, दोनों का कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, सिम रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना ये, अगर आपको लास्ट लाइन कहते हैं ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर, ऑलराइट। फिर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे हर एक सर्विस के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। मैं CA हूं, मैं ऑडिटर हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो मुझे सिर्फ वही सर्विसेज के साथ लेना देना है जिसका एक्स लिमिटेड के अकाउंट्स पे असर आ सकता है, ऑलराइट। अब ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन को पहले समझो। आंसर तो ठीक है साहब, आंसर से डर नहीं लगता साहब, क्वेश्चन से लगता है। A service organization services are a part of user entities information system including related business processes relevant to financial reporting। यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज दे रहा है वो यूजर एंटिटी के, ओहो भाई इतना बड़ा लाइन लिखा है, यानी यूजर एंटिटी की अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऐसा आपको कब लगेगा, ये डिसीजन आप कैसे लोगे? Look at this. How will you determine whether a service organization services are a part of user entities information system including related business processes relevant to financial reporting? भाई साहब, इन्वेंट्री एंड पेरोल यानी सैलरी का जो प्रोसेसिंग है, ये दोनों मटेरियल ट्रांजैक्शन है, क्या आप मानते हो? जी हाँ। तो जब मटेरियल सिग्निफिकेंट मटेरियल ट्रांजैक्शंस का आउटसोर्सिंग हुआ हो तब मेरे लिए वो रेलेवेंट है। सेकेंड, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे ट्रांजैक्शन का इनिशिएट होना, रिकॉर्ड होना, करेक्ट होना, प्रोसेस होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, अगर ये कहीं पे भी वो असर ला रहा है, ये पूरी प्रोसीजर्स का मैं एनालिसिस करूंगा तो वो मेरे लिए रेलेवेंट है। कौन सी प्रोसीजर्स? प्रोसीजर्स थ्रू विच ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड। ऑलराइट। देन रिकॉर्ड्स कौन से जनरेट हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल समझो आज अगर मेरे एडमिशन का प्रोसीजर कोई दूसरी एंटिटी हैंडल कर रही है तो फिर रिसीट तो उधर जनरेट होगा, तो आपको टेंशन होगा उसका। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहां पे जनरेट हो रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स का मैं एनालिसिस करूंगा, ये कहां पे जनरेट हो रहे हैं। देन मैं देखूंगा कि सपोज इन्वेंट्री है, भाई इन्वेंट्री का स्टॉक का अमाउंट मेंटेन करना हो तो ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री सेलेबल है, नॉन सेलेबल है, कहीं डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, ये इवेंट्स एंड कंडीशंस को भी तो कैप्चर करना पड़ेगा। ये कौन करता है? यूजर एंटिटी करता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करता है, कौन करता है? देन
लास्ट का जो फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्या वो प्रोसेस में कहीं पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, या क्या जर्नल एंट्रीज में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? अगर ऐसा कोई भी जगह पे असर आ रहा है, देन इन दैट केस मेरे लिए वो रेलेवेंट है। पर भाई साहब इतने सारे पॉइंट्स तो याद नहीं रहेंगे, पर मॉड्यूल में तो इसको अच्छे से ऐसे ही लिखा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर देखो। SP या MP, significant materials, and then P for procedures. SP records capturing of फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। कोई फाइनेंशियल जर्नल, कोई एक जर्नलिस्ट था जो फाइनेंस की बातें कर रहा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला, एसपी ने बोला चलो भाई निकल इधर से, उसको कैप्चर कर लिया। सो एसपी रिकॉर्ड्स कैप्चरिंग ऑफ फाइनेंस या फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। सो एस फॉर सिग्निफिकेंट, पी फॉर प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड्स क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और कौन सा रिकॉर्ड, ऑलराइट। देन कैप्चरिंग, क्या कैप्चरिंग, भालू पकड़ा, इवेंट्स एंड कंडीशंस। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड देन कंट्रोल्स ओवर जर्नल एंट्रीज, करेक्ट। सो ये कोड वर्ड आप कब यूज करोगे, जब आपको ये डिसाइड करना है कि सर्विस आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। देन उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना है कि कैसे ये सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वगैरह। देन इन दैट केस सिम रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, लेकिन ये भी आ सकता है, तो जरा हमने उसको दोनों को पढ़ लिया है। दोनों की लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान देना, और ये सब आंसर लिखते वक्त चेक वेदर वाला इंग्लिश यूज मत करना भाई। ये सब चीजों का सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग लेना है, ऑलराइट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर है। फिर ये देखो, सुपर समरी नोट्स पढ़ने वाले के लग जाएंगे, जो मतलब ये वाला नोट्स का टेंशन नहीं है, तो बहुत मेहनत से बनाया कि आप ज्यादा चीजें कवर हो जाए। लेकिन जो एकदम सुपर समरी पढ़ते हैं उनको क्या होता है कि भाई अगर डेटा नहीं मिला तो मॉडिफाई ओपिनियन, डेटा नहीं मिला तो ये। अब देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर यूजर ऑडिटर को यूजर एंटिटी के पास से सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त अगर आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला है, देन 4 ऑप्शन और दिए गए आपको। एक तो सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो, सर्विस ऑडिटर से आप रिपोर्ट ले लो। सर ये सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट मतलब ये क्या लिखा है सर, टाइप 1 रिपोर्ट, 2 मिनट रुको ना। सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो। दूसरा, अरे वो कॉन्फ्रेंस कॉल करते ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात करो। अभी यूजर एंटिटी पे सारा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है, तो अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात करना पड़ेगा ना भाई साहब। कॉन्टैक्टिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूजर एंटिटी। या तो एक काम करो, अगर लोकेशन अच्छा है तो विजिट कर लो, थोड़ा पिकनिक हो जाएगा। विजिटिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, या आप अपने बिहाफ पे किसी और को भी भेज सकते हो, यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सपोज अगर मुंबई में यूजर एंटिटी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चेन्नई में है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो चेन्नई में, वहां पे आपको कोई एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको भी भेज सकते हो आप, ऑलराइट। सो एवरीवन, 4 चीजें और लिखी गई है। सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट ले लो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट कर लो, एंड सेंड सम अनदर ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर ऑडिटर। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, ये सर्विस ऑडिटर से जो रिपोर्ट मिलता है वो 2 तरह के रिपोर्ट होते हैं, एक होता है टाइप 1 रिपोर्ट, दूसरा होता है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में क्या होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विस ऑडिटर को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके अंदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ अपने सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया होता है। सर्विस ऑडिटर डॉक्यूमेंट को चेक कर लेता है और वो एक ओपिनियन दे देता है कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो डॉक्यूमेंट बराबर है डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, सिर्फ डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम के ऊपर। यहां पे सर्विस ऑडिटर एक्चुअली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स का टेस्टिंग नहीं करता है। तो टाइप 1 रिपोर्ट से आपको चीजें समझ में आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं आ सकता कंप्लीटली। सो डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन का एक अंडरस्टैंडिंग लेना है तो रिस्क असेसमेंट में टाइप 1 रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब अगर आप चाहते हो कि सर्विस ऑडिटर कंट्रोल्स का टेस्टिंग करके आपको ओपिनियन दे, तो वो टाइप 2 रिपोर्ट है। टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर वो डिजाइन डिस्क्रिप्शन तो चेक करेगा ही करेगा, प्लस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर ओपिनियन भी देगा। सो आई रिपीट, टाइप 1 में डीडी एंड टाइप 2 में डीडीओ। ऑलराइट, तो टेल मी एवरीवन, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में एमसीक्यू ऐसे 402 की फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में कौन सा रिपोर्ट यूजफुल होगा, टाइप 2 रिपोर्ट। वेयर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में कौन सा रिपोर्ट यूजफुल होता है, टाइप 1 रिपोर्ट। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर ओवर हियर। रिस्क असेसमेंट में टाइप 1 टाइप 2 दोनों चलेगा, लेकिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में तो टाइप 2 ही लगेगा ना, बिकॉज उसमें तो टेस्टिंग करके चाहिए। चलो भाई, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर स्पेशल पॉइंट्स। टाइप 1 टाइप 2 का जो रिपोर्ट है वो आपको मदद कैसे करता है,
अरे कंट्रोल्स को समझने में मदद करता है, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मदद कर सकता है, ऑलराइट, बिकॉज सर्विस ऑडिटर उसको भी कवर करेगा तो उसमें मदद कर सकता है, ऑलराइट। देन पूरा फ्लो समझने में मदद करेगा, देन कंट्रोल सही से डिजाइन के लिए उसमें मदद कर सकता है। एक बार आप रिपोर्ट समझ गए तो ऑटोमेटिक लिख सकते हो कि कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करने में, कंट्रोल सही से चल रहे कि नहीं समझने में, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का रोल समझने में, ऑलराइट, प्रोसेस समझने में मदद करेगा, वो ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि सर्विस ऑडिटर ने अगर आपको रिपोर्ट दे दिया तो क्या आप उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे? अरे भाई साहब, यूजिंग द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, हम लोग कभी भी ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते यार। कैन आई से दैट बॉस, अगर सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट आ गया तो आपको जरा देखना पड़ेगा कौन से डेट का रिपोर्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 25-26 का ऑडिट कर रहे हो और रिपोर्ट है 2021 का, नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि सर्विस ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क क्या था, कवरेज क्या था। मैं क्या बोलता हूं, जब भी कोई भी दूसरे प्रोफेशनल का काम यूज करते हैं हम लोग, तो उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके कौन से डेट का काम किया है, उसका वर्क एडिक्वेट है कि नहीं, कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है, उतना तो कॉमन सेंस से लिख सकते हो, इतनी चीजें तो कवर करेंगे। सो स्कोप ऑफ वर्क, सर्विस ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क क्या था, क्या उसने अच्छे से सारी कवरेज की है। देन सर्विस ऑडिटर ने जो अपना रिपोर्ट दिया है, क्या उससे आपको एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल रहा है। देन रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सर्विस ऑडिटर ने जो भी टेस्ट किया उसके रिजल्ट्स क्या थे। सर ये बीच में पॉइंट आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, सर ये क्या पॉइंट है? टेंशन मतलब शब्द एकदम बाहुबली लग रहा है, मीनिंग एकदम प्रभास है। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ना। जब एक्स लिमिटेड ने पेरोल का काम आउटसोर्स किया वाई लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड ने ऑब्वियसली एम्प्लॉय का डेटा दिया होगा वाई लिमिटेड को, यस और नो सर? टेल मी, अगर आप वाई लिमिटेड हो तो आप तो अज्यूम करोगे कि एम्प्लॉय का डेटा तो सही है, एटलीस्ट कि एम्प्लॉय का डेटा सही है कि नहीं, वो किसकी जिम्मेदारी है? एक्स लिमिटेड की। तो एम्प्लॉय का डेटा के ऊपर जो कंट्रोल्स लगाए हैं वो यूजर एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स। की भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी को भी अपना काम करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय यूजर एंटिटी, आर कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय यूजर एंटिटी। ये कंट्रोल्स को टेस्ट करने का काम यूजर ऑडिटर का है, सर्विस ऑडिटर का नहीं है। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, वन मोर टाइम, हम लोग कहां तक पहुंचे? ऐसे 402 में मैंने खाली आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, ऑब्जेक्ट का पैराग्राफ थोड़ा बाय ऐड करने के लिए बोला। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूरी चीजों का अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे आप, उसका कोड वर्ड दे दिया, सिम रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो भी सर्विसेज आउटसोर्स किए वो सारी सर्विसेज आपके लिए रेलेवेंट नहीं होती, तो कौन सी सर्विस रेलेवेंट है वो कैसे डिसाइड करोगे, उसका कोड वर्ड दे दिया, एसपी रिकॉर्ड्स कैप्चरिंग ऑफ फाइनेंस जर्नलिस्ट। अगर इसमें से कोई भी एरिया को टच कर रही है सर्विसेज, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर मी। ऑलराइट, अगर आपको यूजर एंटिटी से पूरी अंडरस्टैंडिंग ना मिले तो चार ऑप्शंस और है आपके पास। सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट, आप खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हो यूजर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे विजिट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट दो तरह की रिपोर्ट है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ डिजाइन डिस्क्रिप्शन का पता चलेगा, टाइप 2 रिपोर्ट के अंदर डिजाइन डिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, सब चीजों का आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, एंड जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट है उसमें डेट, पीरियड, स्कोप, एडिक्वेसी, ये सब देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप भरोसा कर सकते हो। ऑलराइट, अब सुनो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो इसका सबसे बड़ा पार्ट है वो हो गया। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, अब सारी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हो आप, अब टेस्टिंग का समय है। टेस्टिंग के समय में सबसे पहले तो एक काम करो, जितना भी यूजर एंटिटी लेवल पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल सकता है उतना काम खत्म करो। जैसे पेरोल प्रोसेसिंग वगैरह तो यूजर एंटिटी लेवल पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको यूजर एंटिटी लेवल पे सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, आपको मन करेगा कि मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करूं। सो एवरीवन ओवर हियर देखना इंग्लिश कैसे जाता है। Determine whether sufficient and appropriate audit evidence is available from records available at user entity। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फिर ट्राई करो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे विजिट करो, थोड़ा और काम करो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये देखो मेन पैराग्राफ तो ये है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं तो पहले तो यूजर एंटिटी लेवल पे जो जो सिस्टम है उसे टेस्ट कर लो। देन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आपको लग रहा है कि वहां पे जाके टेस्टिंग करना पड़ेगा, उधर कंट्रोल सही चल रहे कि नहीं, ये आपको फील होगा। अगर मैं बोलूंगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो केस है इसमें फील हो सकता है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अगर आपको लग रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स अच्छे से चल रहे तो ही मजा आएगा भाई। देन इन दैट केस आप एक काम करो, सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट ले लो, टाइप 2 रिपोर्ट। अब वापस ये बताऊंगा क्योंकि उसके अंदर डिजाइन, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस सब आ जाएगा। या तो एक काम करो, आप खुद विजिट करो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स।
या तो एक काम करो, यूज अनदर ऑडिटर। तो हमेशा ये 3-4 ऑप्शंस आपके पास होंगे ही होंगे जब आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे विजिट करना है, चाहे आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करो या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करो। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, यस और नो सर। सर पता कैसे चलेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का आंसर लिखना है? अरे भाई आपको ऑलरेडी दे दिया होगा कि यूजर ऑडिटर ने रिस्क सब असेस कर लिया है, अब उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जेड लिमिटेड को डिप्रेशन आ रहा है, जेड लिमिटेड को डिप्रेशन आ रहा है, जेड लिमिटेड की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब सुनना भाई, आप हो सीएए, तो ये जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे। ये जो सर्विस ऑडिटर है, दो बातें हो सकती है, या तो उसने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कमेंट किया या तो कमेंट नहीं किया। अगर कमेंट किया है तो उसे हम करेंगे कि इंक्लूसिव अप्रोच से रिपोर्ट बनाए। कैसे रिपोर्ट बनाए? इंक्लूसिव अप्रोच से। लेकिन अगर उसने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे कमेंट किया ही नहीं है, मतलब उसने कार्व आउट अप्रोच लिया है, यानी इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है। अगर सर्विस ऑडिटर ने इसके ऊपर कमेंट किया ही नहीं है और आपको लग रहा है कि जेड लिमिटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन इन दैट केस अब तक हमने जो भी वाई के साथ किया हो जेड के साथ कर सकते हो। आप जेड पे विजिट कर सकते हो, जेड के ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आई मीन उसके कोई कंट्रोल का ऑडिटर रहेगा तो, या कोई दूसरे ऑडिटर को वहां पे भेज सकते हो। ऑलराइट, सो एवरीवन लुक एट दिस इंग्लिश वेरी केयरफुली। इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंक्लूड और एक्सक्लूड द कंट्रोल्स ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंक्लूड करता है तो उसे हम इंक्लूसिव अप्रोच कहते हैं, और सब सर्विस के ऊपर कमेंट दे ही नहीं रहा है सर्विस ऑडिटर तो उसे हम कार्व आउट अप्रोच कहते हैं। जो भी अप्रोच वो यूज कर रहा है, इंक्लूसिव कर रहा है तो बेस्ट है, लेकिन अगर कार्व आउट अप्रोच यूज कर रहा है देन इन दैट केस अगर एक्सक्लूड कर देता है कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कमेंट नहीं देता है, तो हमने जो भी डिस्कस किया फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो सब कुछ हम लोग सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे भी कर सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, रिमेंबर दिस फॉर एमसीक्यू। अब बात यह आती है कि क्या एक यूजर ऑडिटर सर्विस ऑडिटर का नाम लिख सकता है इन द ऑडिट रिपोर्ट? क्या एक यूजर ऑडिटर सर्विस ऑडिटर का नाम लिख सकता है ऑडिट रिपोर्ट में? अगर इतना इंपॉर्टेंट काम किया है सर्विस ऑडिटर ने तो क्या उसका नाम लिख सकता है? देखो बॉस, अगर कोई लॉ ने बोला है कि नाम लिखना ही लिखना है रिपोर्ट के अंदर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यू मस्ट प्रोवाइड रेफरेंस। ऑलराइट, लेकिन ऐसा लॉ ने कुछ नहीं बोला है, नॉर्मली ऐसा कोई लॉ नहीं होता जो ऐसा सब गाइडेंस दे। देन इन दैट केस जरा ध्यान से, अगर रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड समझो कि यूजर ऑडिटर को यूए लिखता हूं, यूजर ऑडिटर ने समझो कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। कौन सा ओपिनियन दिया बेटा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो फिर लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अनमॉडिफाइड ओपिनियन में ज्यादा कहां एक्सप्लेनेशन देना होता है? तो ऐसे ने क्लियरली बोला है यू मस्ट नॉट, इनफैक्ट यू कैन नॉट रेफर टू सर्विस ऑडिटर इन योर रिपोर्ट, इन यूजर ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप रेफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूजर ऑडिटर ने दिया है मॉडिफाइड ओपिनियन, समझो कि इन्वेंट्री का आउटसोर्सिंग हुआ था, ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है डेप्रिसिएशन की वजह से, अरे तो भाई सर्विस ऑडिटर का नाम लिख के क्या करना है? इन्वेंट्री का आउटसोर्सिंग हुआ है और इन्वेंट्री पे मॉडिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन इन रिलेशन टू द मैटर्स रेफर्ड टू सर्विस ऑडिटर। जो सर्विस ऑडिटर के पास जो मैटर थी उसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन है। देन इन दैट केस अगर सर्विस ऑडिटर अपना कंसेंट, अपनी इच्छा से कंसेंट प्रोवाइड करता है तो ही देन यूजर ऑडिटर में प्रोवाइड रेफरेंस, तो यूजर ऑडिटर रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता है इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रेफरेंस के साथ साथ हमको एक लाइन लिखना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में कि ये वाला रेफरेंस जो है इट इज जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। ये वाले रेफरेंस से ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होता है, इट डज नॉट रेड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर ऑडिटर। ऐसा रेफरेंस के साथ लिखना पड़ता है हमको कि ये रेफरेंस सिर्फ क्लैरिटी के लिए है, इट डज नॉट रेड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर ऑडिटर टुवर्ड्स हिज ऑडिट ओपिनियन। अगर लॉ ने बोला है रेफरेंस लिखना है तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वाले पैराग्राफ में जाएगा। अगर लॉ ने नहीं बोला है तो मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आप रेफरेंस लिख सकते हो, तो जो नीचे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ है उसके अंदर वो रेफरेंस चला जाएगा, और वो रेफरेंस के साथ ये लाइन लिखना ही पड़ेगा कि डज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर ऑडिटर। तो एक बहुत ही टेक्निकल ऐसे आपका आसान तरीके से यहाँ पे रिवाइज हो गया है, दैट इज ऐसे 402। जैसे मेरी नोट्स है वैसे ही आप अपने दिमाग का फ्लो भी रखना, देन इट विल बी वेरी क्लियर। इसके बाद अगर आप मॉड्यूल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो तो इट इज ग्रेट, और मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लेते हो देन इट इज वेरी वेरी मच ग्रेट। So that is your revision for chapter 2 का essays. Thank you so much.